हेलो एंड वेलकम टू पॉडकास्ट। मेरा नाम है मुनिम नाज़की और मेरे साथ आज है मेरा एक बचपन का दोस्त जिनका नाम है डॉक्टर फयाज। हम बचपन से एक साथ रहे हैं। बचपन से हमने जो टफ टाइम्स है वो एक साथ गुजारे हैं। उसके बाद बड़े होके भी जो अच्छे दिन थे वो भी एक साथ ही गुजारे हैं। डॉक्टर फयाज नेफ्रोलॉजिस्ट है और किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट है। इन्होंने अलग अलग स्टेट्स में काम किया है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया है और अभी ये कश्मीर में वापस आए हुए हैं। काफ़ी टाइम एक डेढ़ साल से ज़्यादा इनको हुआ। तो बात करते हैं डॉक्टर साहब के साथ डिफरेंट इश्यूज पे, किडनी रिलेटेड और इनके प्रोफेशन के बारे में। वेलकम डॉक्टर साहब इस पॉडकास्ट में। और कैसे हैं आप? थैंक यू, वेलकम। डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइए, कैसी रही लाइफ, पास्ट लाइफ कैसे? जैसे आपने बताया, मेरा नाम डॉक्टर फयाज है। मैं कुपवारा के एक गांव जो तकरीबन 19 किलोमीटर दूर है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, मंजगाम जिसका नाम है। मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ और अभी भी हम वहीं रहते हैं। और मेरी जो इनिशियल पढ़ाई जो है, शुरुआत की पढ़ाई वहीं पे हुई है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मंजगाम में 8वीं तक। और उसके बाद 9वीं और 10वीं का के जो क्लासेस है मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल तारतपुरा में किया हुआ है, जो अभी हायर सेकेंडरी है। और उसके बाद मैंने 11th और 12th क्लास गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल करालपुरा में किया है। सो 12th के बाद मेरी सिलेक्शन MBBS में हुई और मैंने अपना जो MBBS कोर्स वो स्किम्स मेडिकल कॉलेज, जिसको पहले JVC कहते थे, वहाँ से किया हुआ है। Then I did my MD in medicine from SKIMS सौरा। और स्किम्स के बाद मैंने अपनी जो नेफ्रोलॉजी में जो मैंने डॉक्टरेट किया है वो मैंने गुड़गांव से किया है, आर्टेमिस हॉस्पिटल से। उसके बाद कुछ टाइम मैंने वहीं पे काम किया है एज कंसल्टेंट आर्टेमिस हॉस्पिटल में। देन आई शिफ्टेड टू पंजाब। पंजाब में पहले मैं चंडीगढ़ में था कुछ कम टाइम के लिए। उसके बाद जलंधर में मैंने 3 साल काम किया कैपिटल हॉस्पिटल में, विच इज़ ए मल्टी स्पेशलिटी स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल। सो फिर 2022 में मैं यहाँ कश्मीर वापस आया हूँ। तो तब से मैं यहाँ गवर्नमेंट जॉब में हूँ और अभी मेरी पोस्टिंग है एज कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शीरीन बाग में। ओके डॉक्टर साहब, आपने लंबी जर्नी तय की है। जैसे आपने बोला कि कश्मीर से, गांव से आप आए हैं, उसके बाद आपने बाहर डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम किया है, अलग अलग पोस्ट पे काम किया है, तो अभी आप कश्मीर में वापस काम कर रहे हैं। तो कैसा रहा ये टोटल एक्सपीरियंस, और इसका थोड़ा सा कंपैरिजन दीजिए कि बाहर काम करने में और कश्मीर में काम करने में क्या कोई डिफरेंस है या कोई कौन सी जगह पे टफ है काम करना? डिफरेंस जो है, ख़ास जो सबसे बड़ी डिफरेंस ये है कि मैं जो बाहर काम कर रहा था दिल्ली में या पंजाब में, आई वॉज वर्किंग इन अ कॉरपोरेट सेक्टर, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया। जैसे आपको पता ही होता है कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में जो अफोर्डेबिलिटी का इशू है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। एक लिमिटेड जो है क्लास ऑफ पीपल जो अफोर्ड करते हैं रिसोर्सेज की वजह से। तो वहाँ जो कॉरपोरेट में तो एक अलग क्लास का ये जो है, जो पॉपुलेशन है वो कैटर करते हैं वो लोग। तो लेकिन जो अभी मैं पिछले 2-3 साल से कश्मीर में काम कर रहा हूँ, ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स होते हैं वो मिडिल इनकम ग्रुप के, जिसमें हम सब लोग मोर और लेस फॉल करते हैं, ज़्यादातर लोग। सो फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है रिलेटिवली इतनी अच्छी नहीं होती है जो उन पेशेंट्स से जो कॉर्पोरेट में सेक्टर में जाते हैं। सो एक डिफरेंस तो ये है। दूसरी डिफरेंस, अगर आप पेशेंट के जो साइकोलॉजी है उसको देख के अगर आप ये जानने की कोशिश करते हैं, बाहर के स्टेट्स में जो मैंने देखा है कि यूजुअली पेशेंट जो है डॉक्टर की सलाह लेके, उससे मेडिसिन लेके, उनका प्रिस्क्रिप्शन लेके एग्जैक्टली उसी तरह फॉलो करते हैं जैसे उसको एडवाइस किया जाता है। और रेगुलर अपने मेडिकेशंस के बाद मेडिकेशंस खा के फॉलो अप, जैसे 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद बुलाएंगे, तो वो बिल्कुल सही से रिलीजियसली वो एडवाइस डॉक्टर की फॉलो करते हैं। ठीक। लेकिन जो हमने कश्मीर में देखा है, जो हम पेशेंट्स देखते हैं, 2 इश्यूज देखे हमने। एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों को डॉक्टर्स से, जो इनफैक्ट सही बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और हम डॉक्टर्स को भी लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे उतरना चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि पेशेंट्स को जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट, मैं उसको देखता हूँ, कोई किडनी की बीमारी लेके आता है, तो अगर उसके पहुंच में, उसके एक्सेस में कोई नेफ्रोलॉजिस्ट अवेलेबल है सेम टाउन में या नियर बाय टाउन में, तो वो अगले दिन या नेक्स्ट वीक दूसरे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाता है। ऐसा भी हमने देखा है श्रीनगर सिटी में कि एक एक दिन में, दो दिन में 3 नेफ्रोलॉजिस्ट कंसल्ट किए हुए होते हैं तो सीक डिफरेंट ओपिनियंस की, वो डॉक्टर क्या कहता है इस बारे में, तीसरा डॉक्टर क्या कहेगा हमें, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। विद द रिजल्ट कि पेशेंट ना पहले वाले डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करता है, ना दूसरे वाले की एडवाइस फॉलो करता है, या ना तीसरे वाले की एडवाइस फॉलो करता है। रीज़न ये है कि नेफ्रोलॉजी की प्रैक्टिस में मोर और लेस ऑलमोस्ट सेम होती है, हर किसी ने वही किताबें पढ़ी होती है, वही प्रैक्टिस की होती है, वही ट्रेनिंग की होती है। सो माइनर सा जो अप्रोच होता है, जो डिफरेंस होती है इन अप्रोच ऑफ एवरी इंडिविजुअल डॉक्टर, उसकी वजह से या पेशेंट की जो कम्युनिकेशन, जो डॉक्टर की कम्युनिकेशन होती है टुवर्ड्स पेशेंट या टू विद द पेशेंट, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस की वजह से पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है, विद द रिजल्ट कि ना वो पहले वाले डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करता है, या ना दूसरे ना तीसरे। जो ट्रीटमेंट उसको चाहिए था वो प्रॉपरली वो ट्रीटमेंट नहीं लेता है, और जो एंड सफरर होता है वो पेशेंट ही होता है बिल्कुल उसकी वजह से। सो होना क्या चाहिए था, अगर आप किसी क्वालिफाइड नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कोई किडनी की बीमारी के रिलेटेड, तो देन यू शुड ट्रस्ट ऑन दैट डॉक्टर की। अगर वो कोई पर्टिकुलर मेडिकेशंस या कोई एडवाइस करता है, कोई एडवाइस देता है, तो वन शुड फॉलो हिम फॉर 1 वीक 2 वीक और 1 मंथ, जैसे वो एडवाइस करेगा। पेशेंट का अगर वो 2 महीने 3 महीने या 6 महीने के बाद उसको लग रहा है कि मेरी बीमारी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, या आई नीड टू सीक अनदर कंसल्टेशन, अनदर ओपिनियन, पेशेंट का राइट है सेकंड ओपिनियन मतलब सीक करने का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट गिव इट सम टाइम, बट यू शुड गिव सम टाइम टू द मेडिकेशंस टू वर्क, और यू शुड गिव सम टाइम टू द डॉक्टर टू हैव कंप्लीट असेसमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक बार पेशेंट के पास, एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं, बिल्कुल, सो उसकी जो इवेल्युएशन होती है पेशेंट की, वो एक विजिट में कंप्लीट नहीं होती है। कुछ चीजें होती है जो वो फॉलो अप पे कुछ टेस्ट छोड़ देता है, बिल्कुल, कुछ टेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, इनिशियल कांटेक्ट पे होता है, कुछ टेस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे, सेकंड फॉलो अप पे, कुछ इन्वेस्टिगेशंस या कुछ चीजें क्लियर होती है थर्ड फॉलो अप पे। लेकिन अगर पेशेंट पहले ही फॉलो अप पे डॉक्टर चेंज करेगा, तो विद द रिजल्ट उसका ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट रहेगा, सो उसका जो इलाज है वो पूरा नहीं हुआ। सिंपल कुछ दवाइयां देने से आप ये ना समझें कि उसका सारा डायग्नोज भी कंप्लीट हो गया, उसका ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो गया। यूजुअली जो किडनी की डिजीज है, इसका ट्रीटमेंट महीनों में चलता है, इट गोज ऑन इन मंथ्स, इट गोज ऑन इन ईयर्स। सो ये चीज मैंने डिफरेंट पाई है यहाँ पे। तो पीपल डू नॉट स्टिक टू वन डॉक्टर। आई डू नॉट से कि सारे पेशेंट्स ऐसा करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन कई बार बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा करते हैं कि जो फ्रीक्वेंटली डॉक्टर को चेंज करते हैं। ये चाहे वो ये सिर्फ नेफ्रोलॉजी में नहीं है, किसी और डिपार्टमेंट में भी है, ऐसे होता है। ओके डॉक्टर साहब, एक और चीज़, पेशेंट मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। पेशेंट मैनेजमेंट का मेरा ये मकसद है पूछने का कि जैसे मतलब दिल्ली में या बाहर आप अलग अलग स्टेट्स पे जाते हो, या कभी कॉन्फ्रेंसेस में आप बाहर जाते हो, या वैसे आपने काम किया है बाहर, और कश्मीर के हवाले से, तो एक पेशेंट मैनेजमेंट होता है। जैसे सरकारी हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत रश रहता है कभी पेशेंट्स का, या कभी कभी पेशेंट थोड़ा हाइपर होता है, या ओवरऑल मैनेजमेंट जिसमें अलग अलग चीज़ें भी आएंगी, हेल्थ रिलेटेड भी, थोड़ा रश रिलेटेड, इस तरह से। तो आप लोग कैसे मैनेज करते हो आप ये चीज़ें? देखिए, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर आप देखते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लड़ाइयाँ होती है, डॉक्टर्स के साथ लड़ाइयाँ होती है, नर्सेस के साथ लड़ाइयाँ होती है लोगों की, क्योंकि अगर आप अपना पेशेंट लेके आते हैं तो आपकी नज़र में उसको बहुत पेन है, बहुत इमरजेंसी है, शायद वो इमरजेंसी इतनी ना भी हो। सो यू वांट टू एड्रेस योर पेशेंट कि इसको कोई बहुत जल्दी से देख ले, बिल्कुल, लेकिन दूसरा डॉक्टर जो है वो वहाँ दूसरे पेशेंट के साथ बिजी होता है, या किसी राउंड पे होता है, या कहीं पे होता है, तो आपको लग रहा है कि शायद डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। सो मुझे लग रहा है इसके 2 बड़े रीजंस है विच नीड टू बी एड्रेस। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी कंसर्न हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है, दे शुड मेक श्योर कि अगर पेशेंट्स का रश बढ़ जाता है कैजुअलिटी में, ओपीडी में,
उनको अप्रोप्रिएटली नंबर ऑफ डॉक्टर्स उसी हिसाब से ओपीडी में अवेलेबल करने चाहिए या कैजुअलिटी में करने चाहिए, चाहे वो कोई सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या वो स्किम्स जैसा या एसएमएचएस जैसा इंस्टीट्यूशन है। दूसरी बात यह है कि जो भी ड्यूटी पे डॉक्टर होगा, ही नीड टू बी विजिलेंट। उसको ये दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे जो भी पेशेंट मेरे पास आ जाता है, या वो 2 डॉक्टर्स होंगे, 3 डॉक्टर्स होंगे, 1 डॉक्टर्स होंगे, तो उनका अप्रोच ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना टाइम स्पेंड करें पेशेंट को देखने में ही यूज़ किया करें, यूटिलाइज किया करें, ताकि उसको कोई इम्पोर्टेंट पेशेंट की कोई जो है कोई इलनेस जो है मिस ना हो। सेकंड, वो अप्रोप्रिएटली पेशेंट को टाइमली एड्रेस करे पेशेंट की प्रॉब्लम। हाँ, तो इस तरह से हम जो मैनेजमेंट पेशेंट में वो हैंडल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट भी है, तो किडनी डिजीज के बारे में थोड़ा बहुत हमें बता दीजिए कि एक जब भी मतलब हम नॉर्मल जो पेशेंट्स हैं, जब वो किडनी के बारे में उनको कोई डॉक्टर टेस्ट बोलता है कि आप किडनी का एक टेस्ट कर दीजिए, तो एकदम से डर आ जाता है, पेशेंट डर जाता है कि किडनी के लिए अगर बेसिक टेस्ट भी हो उसके बावजूद भी पेशेंट एक वो मतलब पूरा एक डर सा रहता है कि पता नहीं क्या है किडनी के बारे में। तो थोड़ा बहुत इसमें ये बता दीजिए हमें कि कब एक्चुअली असल में डरने की जरूरत है, या कब जो शुरुआती है वो शुरुआत होती है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, मतलब टोटल इसको कैसे हम हैंडल करें, और वो अगर डरने की बात है तो कब हमें डरना चाहिए या किस तरह से ये सब होता है। देखिए, डरना तो किसी भी सूरत में नहीं चाहिए। अगर आपको कोई किडनी की तकलीफ डायग्नोज हो भी जाती है, तो आजकल के दौर में मुझे नहीं लगता है कि कोई तकलीफ है जिसका इलाज ना हो। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर सबसे पहले जो किडनी केयर के लिए आपको जो करना है, अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है किडनी डिजीज का, तो यू नीड टू स्क्रीन योर मतलब ना किडनी प्रॉब्लम्स बाय सिंपली डूइंग एक यूरिन का टेस्ट एंड सम किडनी फंक्शन टेस्ट, ब्लड का टेस्ट एक होता है। सिंपल से टेस्ट हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं है, लेकिन जनरली हम हर किसी को एडवाइस नहीं करते हैं स्क्रीनिंग के लिए। जिनको रिस्क फैक्टर्स होते हैं किडनी डिजीज के होंगे, जैसे कोई डायबिटिक है, या किसी को हाइपरटेंशन है, या किसी को कोई फैमिलियल किडनी डिजीज है, विच इज those kidney disease जो which are known to run in families, या कोई इलनेस है बॉडी में, सिस्टमिक इलनेस जिसमें किडनी की इन्वॉल्वमेंट का चांस होता है, उन ऐसे पेशेंट्स को हमें स्क्रीन करना चाहिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट और यूरिन का टेस्ट करके। ऐसा भी होता है कि कुछ किडनी डिजीजेस जो सिम्टमलेस भी होती है और कोई अपरेंट रिस्क फैक्टर भी नहीं होता पेशेंट को। तो जनरली अक्सर ये पेशेंट्स लेट डायग्नोज हो जाते हैं विद किडनी डिजीज, काफ़ी हद तक इनकी किडनी डिजीज प्रोग्रेस हुई होती है, तो तभी हमें पता चल जाता है। तो लेकिन मोर और लेस अगर हम जैसे जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको एड्रेस करेंगे, जिसमें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, सम सिस्टमिक डिजीज जैसे SLE, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, अदर कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस, या क्रॉनिक पेन किलर इनटेक है, या यूज ऑफ सम हर्ब्स जिसकी वजह से किडनी डिजीजेस, नून किडनी डिजीज आते हैं हर्ब्स की वजह से, या किसी को किडनी स्टोन्स है, अनअटेंडेड किडनी स्टोन्स है, बायलेटरल दोनों किडनीज में स्टोन्स है, दैट कैन लीड टू समटाइम्स क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो ये रिस्क फैक्टर्स हमें एड्रेस करने, टाइमली एड्रेस करके उनको ठीक करने की ज़रूरत है, चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है जी। तो अब मसला ये है कि आप जैसे आपने कहा कि अगर किसी को किडनी की डिजीज डायग्नोज हो भी जाती है, सो हर किसी डिजीज की तरह जितनी जल्दी किडनी की डिजीज डायग्नोज हो जाती है उतना उसका ट्रीटमेंट आसान होता है और उतना उसका ट्रीटमेंट सिंपल होता है। लेकिन जितना किडनी की डिजीज एडवांस हमें पता चल जाए या प्रोग्रेस होकर हमें पता चल जाए, उतना उसका ट्रीटमेंट रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे आपने अभी कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट किन पेशेंट्स में किया जाता है या डायलिसिस किन पेशेंट्स में किया जाता है, हर कोई जिसको किडनी की डिजीज है उसको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इट्स अ ग्रुप ऑफ डिजीज जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज। जब वो क्रॉनिक किडनी डिजीज प्रोग्रेस होकर स्टेज 5 किडनी डिजीज में पहुंच जाती है, तब हमें इस पेशेंट को या तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। सो फिर हम अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं। यूजुअली द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है, नंबर 1 चॉइस है वो ट्रांसप्लांट है, अगर पेशेंट के पास कोई डोनर, अप्रोप्रिएट डोनर अवेलेबल है। ओके, तो उन पेशेंट्स बहुत सारी किडनी डिजीज है जो क्यूरेबल है, जिनको हम ठीक कर सकते हैं, जैसे एक्यूट किडनी डिजीज
किसी भी रीज़न से हो वो रिकवरेबल है, वो क्यूरेबल है। या जैसे बहुत सारी प्रोटीन्यूरिक डिजीज़ है जिसमें किडनी का फंक्शन नॉर्मल हो लेकिन प्रोटीन्स निकल रहे हो यूरिन में या ब्लड सेल्स निकल रहे हैं, बहुत सारी उनमें से डिजीज़ जो क्यूरेबल है, जो हम ठीक कर सकते हैं। ओके। तो डॉक्टर साहब एक और चीज़, जैसे खाने पीने के रिलेटेड मैं जानना चाहता था, या हमारी जो ऑडियंस है जो देख रहे हो इस वक्त, तो ऐसा कोई फूड या इस तरह से जो अवॉइड करना चाहिए ताकि किडनी डिजीज में ना हो, या मतलब जिसको ऑलरेडी हो उसके लिए कोई मतलब ऐसा कुछ फूड है जो नहीं खाना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो जनरेशन है जंक फूड्स पे ज़्यादा रहती है इस तरह से, तो आप क्या एडवाइस देंगे जनरेशन? जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्रॉनिक किडनी डिजीज जैसे हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, उनके लिए हम जनरली एडवाइस करते हैं कि पेशेंट शुड डू रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ही शुड अवॉइड स्मोकिंग, ही शुड अवॉइड अल्कोहल इनटेक। यूजुअली हमारी सोसाइटी में बहुत कम है, लेकिन ये चीज़ें भी, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। और अगर इनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा है, उसको सही से ट्रीट करना है, टाइम पे कंट्रोल में रखना है। या साल्ट इनटेक अगर ज़रूरत से ज़्यादा है, सो दैट दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। जनरली ये सारे रिस्क फैक्टर्स जो है ये किडनी डिजीज प्रोग्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इनिशिएशन ऑफ डिजीज के लिए कुछ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनको हमें एड्रेस करने, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सम सिस्टमिक डिजीजेस व्हिच आर नोन टू कॉज किडनी प्रॉब्लम्स। लेकिन जहाँ तक डाइट का, जैसे आपने सवाल किया है, डाइट का जब तक जो कंसर्न है, जब किसी को किडनी डिजीज हो गई है, चाहे वो अर्ली स्टेज पे है या लेट स्टेज पे है या मॉडरेट डिग्री में है, तो जनरली उनको हम स्ट्रिक्ट सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन के लिए बोलते हैं, ठीक है। नंबर 2, उनको हमें बिकॉज एक तो प्रोटीन लोड कम होना चाहिए, उनको रिड्यूस प्रोटीन डाइट लेना पड़ता है, ठीक है। जो नॉर्मल लोग हैं उनसे उनका प्रोटीन इंटेक कम होना चाहिए। थर्ड चीज़ जो है, हम लो पोटेशियम डाइट उनमें एडवाइस करते हैं। जैसे अगर हम फ्रूट्स, जूसेस, ड्राई फ्रूट्स विच आर रिच इन प्रोटीन्स, विच आर रिच इन पोटेशियम, इनमें एक्स्ट्रा पोटेशियम लोड की एक्सक्रीशन जो है वो इम्पेयर्ड होती है किडनी डिजीज पेशेंट्स में, खासकर जिसका क्रिएटिन हाई हो, तो उनको हम एडवाइस करते हैं कि यू शुड अवॉइड टेकिंग एक्स्ट्रा फ्रूट्स, जूसेस, ड्राई फ्रूट्स which are rich in potassium. Okay. So ये चीज़ें मेनली हमें डाइट में हम एडवाइस करते हैं। अदरवाइज वेजिटेबल्स, कभी कभी दाल भी खा सकते हैं। जैसे अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन 2 है, 3 है, 4 है, सो उनके कंसर्न ये होते हैं कि हम गोश्त खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, हमें एक चीज़ बड़ा मिसकंसेप्शन है अमंग सोसाइटी कि हम प्रोटीन ज़ीरो करना है, हमें कुछ भी नहीं लेना है। ऐसा नहीं है। सपोज अगर नॉर्मल इंडिविजुअल का वेट 70 kg है, तो उसका जो नॉर्मल प्रोटीन रिक्वायरमेंट है पर डे, दैट इज 70 ग्राम्स, यानी 1 ग्राम पर kg। लेकिन जिसको किडनी डिजीज है, जो डायलिसिस पे नहीं है, उसका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है दैट इज 0.8 ग्राम पर kg, यानी 70 kg बंदे के लिए इट विल बी अराउंड 55-60 ग्राम प्रोटीन। यानी आपको थोड़ा सा प्रोटीन कम करना है, बंद नहीं करना है। ओके। जनरली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, यूजुअली हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करके तो उनको नहीं दे पाते हैं, बट हम उनको रिड्यूस्ड प्रोटीन, अगर कोई रोज चिकन खा रहा हो, रोज मटन खा रहा हो, उसका हम ऑल्टरनेट विद इन 1 वीक, वंस अ डे और ट्वाइस अ डे 1 पीस, जो घर में बना हो, होटल का नहीं हो, वाजवान का नहीं हो। So we have to restrict protein diet, reduce the protein diet, not stop it, not stop complete. Okay. थैंक यू डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर फयाज, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हमें किडनी के बारे में, किडनी डिजीज के बारे में। तो जैसा मैंने पहले भी आपको कहा स्टार्ट में, इन्होंने अलग अलग स्टेट्स में काम किया है, और ये नेफ्रोलॉजिस्ट है और ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।